नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकसभा चुनाव के बिगुल से पहले आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट का विस्तार हो गया है। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी विधान परिषद सदस्य दारा सिंह चौहान, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार और बीजेपी के साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा शामिल हैं। मंत्रिमंडल विस्तार का सीधा असर बीजेपी के सामाजिक समीकरणों और चुनाव में वोटों के बड़े इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए अपने सहयोगियों और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश भी की गई है। अब योगी के मंत्रिमंडल विस्तार से यूपी में सपा और कांग्रेस की परेशानियां बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। मंगलवार शाम को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 4 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, भाजपा विधान परिषद सदस्य दारा सिंह चौहान, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार और भाजपा के साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस मौके पर भी सभी नए मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बीजेपी मिशन 400 के लिए यूपी की 80 सीटों में खास तौर पर फोकस कर रही है। बता दें कि आरएलडी से अनिल कुमार को मंत्री बनाकर बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अपनी आधार को मजबूत करने की कोशिश की है। आरएलडी के एनडीए में शामिल होने से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। मैं आदरणीय जैन जी का धन्यवाद भी करता हूं, प्रधानमंत्री जी का भी करता हूं कि उन्होंने चरण सिंह जी को एक बड़ा सम्मान, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न देने का काम किया था। तो हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है किसान वर्ग को आगे बढ़ाने की, कमेरे वर्ग को आगे बढ़ाने की, दलितों को, पिछड़ों को, तमाम ऐसे वर्ग जो सरकार से एक उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मदद करे, क्योंकि सरकार की ज्यादा आवश्यकता जो होती है एक आम आदमी को या गरीब आदमी को होती है। तो उन सभी को जो है आज बहुत खुशी का ये मौका है और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं जो जिम्मेदारी हमें मिलेगी उस जिम्मेदारी को हम जमीन पर उतारने काम करेंगे। अपना जो टारगेट है 24 का, उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें जीतने का जो हमारा टारगेट है उसको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। 400 को जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये है मजबूती से इस गठबंधन को जमीन पर उतारने का हम लोग काम करेंगे। वहीं मंत्री बने ओपी राजभर का प्रभाव प्रदेश की कुछ सीटों में है। वे खुद तो चुनाव जीतने या हारने की क्षमता नहीं रखते, लेकिन उनके साथ या खिलाफ होने से राजनीतिक समीकरणों में फर्क पड़ता है। यही वजह है कि विधानसभा चुनावों के पहले अखिलेश ने और लोकसभा चुनावों के पहले भाजपा ने राजभर को अपने पाले में करने की कोशिश की। ओपी राजभर अपने साथ राजभर बिरादरी का वोट लेकर के आते हैं। बीजेपी के लिए उस तरह फलदायी साबित होगा जैसे 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव को मऊ और उसके आसपास के 9 सीटों पर हुआ था। पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखने वाले ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को सरकार में ओहदा देकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में पिछड़ों को सियासी संदेश देना चाहती है। जातिवार जनगणना की मांग करने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का नारा बुलंद कर रहे हैं।
पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के संख्या बल को देखते हुए भाजपा भी पीडीए को अपने पाले में खींचने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। इस लिहाज से पूर्वांचल के कई जिलों में राजनीतिक प्रभाव रखने वाली राजभर और लोनिया चौहान बिरादरियों को साधने के लिए दोनों नेताओं को योगी सरकार में जगह मिली है। जबकि साहिबाबाद से बीजेपी सांसद सुनील कुमार शर्मा को मंत्री बनाकर बीजेपी ने पिछड़ों के साथ साथ अगड़ों को भी साधने की कोशिश की है। दरअसल भले ही योगी मंत्रिमंडल के विस्तार में महज 4 मंत्रियों को शामिल किया गया है, लेकिन 2024 के लिए इसका बड़ा सियासी संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो पिछड़ों और अगड़ों सभी को साधने की कोशिश इस दौरान योगी सरकार में की गई है और इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल गर्ग जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी शाही जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम नारायण सिंह हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सपा की प्रवक्ता पूजा मिश्रा भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजनीति में कहते हैं कि जो भी कदम चला जाता है अनिल गर्ग जी, उसके लिए बहुत दूर की सोची जाती है और सोच विचार कर ही है। खासतौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी दूरगामी दृष्टि रखती है। योगी कैबिनेट के विस्तार में भी कुछ ऐसी ही झलक देखने को मिली है। हर चेहरे को चुनने के पीछे अपनी एक सियासी कहानी है और इन 4 चेहरों के बदौलत बीजेपी पूरब से लेकर पश्चिम तक राजनीति साधने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से लगातार, क्योंकि सपा पिछड़ों की बात कर रही है, तो सिर्फ पिछड़ों की ही नहीं बल्कि अगड़ों को भी ध्यान में रखा है बीजेपी ने। देखिए ऋषि जी, 2 बातें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी ना हर सेक्टर में काम करती है। जब वो सरकार की उपलब्धियों की बात करती है तो परफॉर्मेंस की बात करती है। जब वो प्रतिनिधित्व देने की बात करती है तो हर धर्म हर जाति के प्रतिनिधित्व देने की बात करती है। तो वो ऐसा कोई सेक्टर है नहीं छोड़ती। जैसे मसलन आप सपा की रणनीति की बात करें, उत्तर प्रदेश की हम जब बात कर रहे हैं तो उनकी रणनीति बड़ी स्पष्ट है कि हम पीडीए पे काम करेंगे और जोर शोर से इसका प्रचार भी कर रहे हैं। पीडीए आखिर है क्या? पी का मतलब पिछड़े, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक। तो पी और डी ये दोनों जाति आधारित है और जाति में भी पिछड़े और दलित हैं। तो यानी आपने जातिगत व्यवस्था को अगर अपना प्रतिनिधित्व मानता है तो आपने तथाकथित सवर्णों को छोड़ दिया। आपने मान लिया कि हमें उनकी चिंता नहीं है, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। तो ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर जो भी तथाकथित सवर्ण वोट है उनको आपने कह दिया हमें नहीं चाहिए। एक तरह से ये आपने संकेत दिया। और ऐसे ही आपने धर्म के नाम पे अल्पसंख्यकों को रिझाने की कोशिश की। तो एक बड़ा वर्ग जिसको हम हिंदू कहते हैं या दूसरे लोग हैं, आपने उनको भी कहा कि नहीं हमें अल्पसंख्यकों की चिंता है। इसके बदले प्रधानमंत्री मोदी जी या बीजेपी का क्या संकल्प है? ज्ञान, GYAN, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी। आप मुझे बताइए, ना तो इसमें कहीं धर्म है ना कहीं जाति है। यानी उन्होंने गरीब को भी लिया है, युवा को भी लिया है, नारी को भी लिया, अन्नदाता, एक बड़े वर्ग को उन्होंने कहा है कि हम इन पे काम करेंगे, ये हमारी रणनीति है। तो धर्म और राजनीति की वो चर्चा नहीं करते हुए उन्होंने संपूर्ण सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास की जो उनकी पुराना नारा है उस पर काम कर रहे हैं। तो ये 2 नारे ही अपने आप में दोनों की रणनीति को बता देते हैं कि कौन किस रणनीति पे काम कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कहना चाहता हूं कि हर रणनीति में परफॉर्मेंस के कुल मिलाकर आपका कहना है कि बीजेपी की तरफ से जो नारा दिया गया है सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ नारा ही नहीं है बल्कि बीजेपी लगातार उसको धरातल पर भी उतार रही है। और अभी जो आपने यहां पर कहा कि बीजेपी अगड़ों और पिछड़ों दोनों की बात करती है लेकिन सपा सिर्फ पिछड़ों की बात करती है, मैं जरा इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेती हूं। पूजा मिश्रा जी, आप लोगों को वोट तो सबका चाहिए लेकिन बात सिर्फ पिछड़ों की करते हैं। क्या कि हमारे जो है बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, ये बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो हमारे ये बीजेपी के जो प्रवक्ता कह रहे थे। मैडम, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक है अनिल गर्ग जी। अच्छा जी। आपको हर कोई बीजेपी का प्रवक्ता ही नजर आता है। एक्चुअली क्या है कि जब आदमी बीजेपी की पैरवी कर रहा होता है तो हमें लग जाता है, माफ करिए, इसलिए माफी चाहते हैं। जब मुझको ठीक लगता है मैंने बोला है और वो बीजेपी के समर्थन में, तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ? जी जी जी, चलिए।
तो आप कह रहे हैं कि जो है पीडीए सिर्फ जो है पिछड़ों की बात कर रहा होता है, तो आपने शायद मैंने नहीं कहा, ये अखिलेश जी ने कहा है। पीडीए का मतलब भी बताइए, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है बयान कोट करना चाहूंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान है कि पीडीए से पिछले, डी से दलित, वो तो सब जानते हैं, वो जो आप बयान बता रही हैं वो तो सब जानते हैं मैडम। सवाल आपसे यहाँ पर ये था कि आपको वोट तो सभी का चाहिए, लेकिन आप सिर्फ पिछड़ों की बात करते हैं, अगड़ों की बात कौन करेगा? उनका वोट तो आपको चाहिए। ऐसा नहीं है, समाजवादी सर्व समाज की बात करती है। मैं वही तो कह रही हूँ, जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं आप उसको न मान करके आप कुछ और भी मान रहे हैं। भाई जब इंसान सर्व समाज की बात कर रहा है, सर्व समाज को लेके चल रहा है, वो आप कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ पिछड़े की बात कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं? वो तो सर्व समाज की बात कर रहे हैं। क्या है मैंने आपको बताया। बताइए। दलित, अगड़े, आदि आबादी, अल्पसंख्यक, ऐसे कितने मतलब निकालेंगे? कभी आदि आबादी, कभी अगड़े, कभी अल्पसंख्यक, कभी आदिवासी। ये तो अल्पसंख्यक के लिए बनाया ना आपने। किया जाए पीडीए के साथ में कि एक क्यूब अभी तक तो हमें पता था कि ए का मतलब अल्पसंख्यक है आपके यहाँ पर, ये अभी पता चला, अभी पता चला जब अगड़ों को मंत्री पद की शपथ दिला दी है बीजेपी ने। नहीं, पहले भी था अखिलेश यादव जी का। आपने बोला ना कि आपको पता है ये बयान कि अखिलेश यादव जी ने ये स्वयं कहा हुआ है। अखिलेश यादव जो योजनाएं निकाले हुए हैं उन्होंने सबके लिए निकाला हुआ है। जब उनका कार्यकाल रहा है, चाहे वो कन्या विद्याधन देते रहे हो, चाहे लैपटॉप वितरण करते रहे हो, वो सारे मुझे लगता है फिर आपको 3-4 ए बढ़ाने चाहिए, तभी जनता को ठीक से समझ में आएगा। ए से तो आप इतने सारे ए नहीं ले सकते। मैं वही तो कह रही हूँ कि हम मैथ करें वहाँ पे ए इंटू ए। आप कहिए ना, फिर आप बोले सिर्फ पीडीए नहीं है, पीडीए है, ताकि जनता को ठीक से समझ में आए। किया जाए। आप ए को हर बार बदल देती है। मैंने भी सुने अखिलेश जी के बयान, कभी वो आदिवासी बोलते हैं, कभी अल्पसंख्यक बोलते हैं, कभी आदिवासी बोलते हैं, कभी अगड़े बोलते हैं। वो हर बार ए की परिभाषा अपने मीटिंग के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से बदलते हैं। और यही है एक ही परिभाषा। ठीक है, एक ही परिभाषा फाइनली आप लोग बता दीजिए अब क्या है, उसको हम रिकॉर्ड करके रखेंगे ताकि आप ही लोगों को सुनवा सकें कि एक ही परिभाषा क्या है आपकी। एक ही परिभाषा यही है कि आप अल्पसंख्यक, अगड़े, आदि आबादी। ठीक है, शाही जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं और मुझे लगता है जवाब जरूर देना चाहेंगे इस पर। शाही जी, एक कहावत कही गई है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। ए फॉर अल्पसंख्यक था, जवाब सलीम शेरवानी जी का आ गया राज्यसभा चुनाव में। अगर अगड़ा है तो एक कायस आलोक रंजन जी को कितने वोट अलाट किए इन लोगों ने, किस तरीके से पीठ में रामगोपाल जी ने पूरा घोपा, वो आप लोगों ने ही दिखा। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो स्थितियाँ क्या हैं? जया बच्चन जी वो अगर आती हैं, डी ए वो आदि आबादी भी इन्होंने कहना। ठीक है मामू, उनको बोलने दीजिए, उनका मौका है। आपको समय दिया गया था, तब तो आप ठीक से जवाब दे नहीं पाई जी। तो अब पीडीए का मतलब जो है, अगड़े में बाभान, ठाकुर, लाला, ये सब कहाँ गए? और अभी हमारी बहन पूजा मिश्रा ने बहुत सी चीजें गिनाई, कन्या विद्याधन था, एक योजना चलती थी, शायद आपको पता होगा, मेरी बेटी उनका कल। 30,000 रुपए देते थे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को। उसमें हिंदू और अल्पसंख्यक, वो जो है दलित और राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, आदि आबादी नहीं थी। उसमें भी आपने आधे में आधा कर दिया। ये अखिलेश जी की योजना थी। तो ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। और किस तरीके से देखिए, अभी परसों की घटना देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री पर किस तरीके से एक सजा याफ्ता मुजरिम लालू यादव के द्वारा वो बयान दिया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था मंच से, और पीछे से अखिलेश जी बैठकर ताली बजा रहे हैं। तो ठीक है ना, आपने तो भुना लिया ना उसको, क्या दिक्कत है शाही जी? आप तो माहिर हैं भुनाने में। अगर कोई इस तरह के आरोप भी लगाता है ना, तो आप तो भुना लेते हैं। 2019 में भी आपने भुनाया ना, आपको लाभ ही मिला। अखिलेश जी बैठकर ताली बजा रहे थे। देश के प्रधानमंत्री का भी सम्मान इन लोगों के नजर में नहीं है। सजा याफ्ता मुजरिम से सामने से गाली दिलवा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को, और राहुल गांधी और ये बैठ के ताली बजा रहे हैं। उनकी आड़ में छुपे मुजरिम की। तो कहते हैं ना कि हर बात का जवाब नहीं दिया जाता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को वक्त के साथ समय पे पहचान में आ जाती हैं। लालू यादव ने जैसे ही इस तरह के गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए ना कि प्रधानमंत्री के समर्थक, तमाम बीजेपी के मुख्यमंत्री, तमाम बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अपनी
प्रोफाइल पर लिखना शुरू कर दिया कि मैं भी मोदी का परिवार। मैं भी हूँ मोदी का परिवार। मैं कह रहा हूँ मैं भी हूँ मोदी का परिवार। तो ठीक, हाँ। लेकिन मेरा जो कहने का तात्पर्य देखिए, आज वो बहस का मुद्दा नहीं है। आज यहाँ पर हम लोग जो राजनीतिक बात करने बैठे हैं, तो मेरा कहने का मतलब था कि स्थितियां इतनी विकराल हो चुकी हैं, इस सीडीए और उसके मोहम्मद की दुकान जो चला रहे हैं, उसमें सब जो स्थितियां खराब हो गई हैं, एक अपराधी के पीछे छूटना पड़ रहा है इन लोगों को, उनकी बातों पर ताली बजाना पड़ रहा है। जो सजा याफ्ता मुजरिम के बातों पर ताली बजाने के लिए ये लोग बाध्य हैं। यानी कि हिंदुस्तान की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे पर चलती है, और वही इस देश का कल्याण कर सकती है, इस देश में मजबूती ला सकती है, इस देश में स्थायित्व ला सकती है। आप ऐसा मत सोचिए, यूपी के जो 2 लड़के हैं वो भी कमाल करने के लिए निकल गए हैं, तो आप हल्के में मत लीजिएगा। प्रेम नारायण सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम नारायण जी, साइकिल पंचर और पंजा खूनी हो चुका है, घायल हो चुका है पंजा। ठीक है, मैं इसी पर जवाब ले लेती हूँ। प्रेम नारायण जी, अभी सुना आपने शाही जी को, वो कह रहे हैं कि साइकिल तो पंचर हो गई है और जो हाथ का पंजा है वो भी घायल हो गया है। पहली चीज तो क्या है, जो हमारे मित्र हैं शाही जी, इनको एक चीज बता दें कि दरअसल होता क्या है ना, कि जब आप एक शायद राहत इंदौरी जी का शेर था कि लगेगी आग जब जन्नत लाएंगे घर सभी के, उसमें मतलब उन्होंने कहा ना कि आप घर मेरा अकेला मकान थोड़ा ही है, जो बोया है आपने तो उसको खाने के लिए और उसको सहने के लिए तैयार रहिए। इस देश की समाज की जो परिस्थिति है, इस देश के परिवेश को बिगाड़ने वाले कौन है, थोड़ा बैक में जाइए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन कहा करता था? देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री को मौनी बाबा कौन कहा करता था? ठीक है ना। तो आप बहुत माननीयों ने मर्यादा की भाषा को तो तार तार कर दिया है। ये आरोप आप सिर्फ बीजेपी के ऊपर ही नहीं लगा सकते हैं, कांग्रेस ने भी लगातार कई बार इस तरह के हमले किए हैं। कभी पनौती शब्द कहा जाता है, कोई किसी को मूर्खों का सरदार कह रहा है। इस तरह की चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए। और वैसे भी आज इस विषय को लेकर हम चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। सर, आप ये बताइए कि यूपी की 80 सीटों के लिए क्या कमाल कर पाएंगे आप लोग? क्या कुछ रणनीति है आप लोगों की? जब हम बोलेंगे तभी तो होगा ना। जी बोलिए। या फिर अभी कोई दिक्कत हो तो बोल लेने दीजिए। सर बोलिए, यहाँ किसी का माइक बंद नहीं होता है। सर बोलिए, आजाद है आप बोलने। मैं अनइंटरप्टेड बोलना जब मुझे मिलेगा तो मैं बोलूँ। अगर ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं जो मुझे मेरे जब तक मैं जैसे चुप हूँ तो जितने सवाल आए उनके बारे में बोलूंगा ना। ठीक है। तो शाही जी ने जो कहा, पहली चीज ये है कि जो बोला है वो आप पाएंगे। दूसरी चीज, हमें कुछ अधिक बोलने या प्रस्तुतिकरण करने की इसलिए जरूरत नहीं है। जिनको शाही जी ने आज मंत्री बनाया है उनका ताजा बयान आपने सुना होगा। हो सकता है आपने कोई डिबेट उससे की हो। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी के बैनर तले जो कार्यक्रम कर रहे थे अपने समाज के लोगों के बीच में, उनसे वो बोल रहे थे कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो आपको आवास और शौचालय के लिए किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसको अगर आप गंभीरता से समझेंगे तो ये पाएंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सब हमने बिल्कुल सबका घर भरपूर कर दिया। अगर ये होता तो ओम प्रकाश राजभर जी नहीं बोल रहे होते, पहली बात। और अगर ओम प्रकाश राजभर जी गलत बोल रहे होते तो आज वो मंत्री पद की शपथ नहीं पाए होते। तो ओम प्रकाश राजभर जी को कैसे भी करके शांत करने के लिए भैया एक्सपोज मत करो, तो भैया आ जाओ, आप मंत्री बन जाओ। लेकिन आवाज का जो चल रहा है, क्योंकि जो बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे विश्लेषक महोदय वो जानते हैं 2018 से प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण की ये साइट नहीं खोल पाए, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। पिछली सरकारों में जो पंजीकृत हुए हैं सर, आपकी सारी बातें मान ली, ये कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद भी जनता साथ क्यों दे रही है?
आप लोग कोई भी बात सच बोलते हैं, आप लोगों की बात जनता के बीच में सही आप लोग अपनी बात साबित नहीं कर पाते हैं। और अगर आप कहते हैं कि सिर्फ ये कोरे आश्वासन देते हैं, तो इनके कोरे आश्वासनों को भी जनता यकीन कैसे कर रही है, ये बताइए। हाँ, दो चीज है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ये सार्थक बात है, और ये बहुत अधिक लोग सवाल ये करते हैं, बुद्धिजीवी लोग करते हैं। और इस सवाल में एक दूसरी एक जो पृष्ठभूमि बन के तैयार होती है, देश को आईना दिखाने का जो लोगों का काम होता है, शायद वो अपनी जिम्मेदारियों से भटके हुए हैं, जिनका काम जो जनता के बीच में सीधा पहुंचते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हम बैठ करके लोगों के बीच में ये चर्चा करें कि इस देश में जो कहते हैं कि देश विकसित बन रहा है, लेकिन 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर लाकर के उनको खड़ा कर दिया, उनको 5 किलो राशन पर मोहताज कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग कहते हैं कि पिछले 70 सालों में जो काम नहीं कर पाए वो मोदी जी ने कर दिया, मैं सहमत हूँ इस बात पर, क्योंकि पिछले 70 सालों में इस देश के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, और जो आज आकर के 205 लाख करोड़, ये बात आप जनता को क्यों नहीं समझा पाते हैं? सर, ये जनता को आप लोग क्यों नहीं समझा पाते हैं? या मोदी जी जो बोलते हैं, जनता उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनती है, आप लोग जो बोलते हैं जनता उस पर अमल क्यों नहीं करती है? तो ये तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं विचार करना होगा कि कमी कहाँ रह जाती है। सर, जैसे मैंने बोलना शुरू किया कि 205 लाख करोड़ का कर्जा देश को हो गया, आप बीच में बोलना आपने शुरू कर दिया। अरे सर, मैंने तो सबसे ज्यादा मौका इस डिबेट में आपको दिया है, सबसे ज्यादा बोलने का अवसर आपको दिया है। उसके बाद भी अगर आपको, एक सेकंड सर, उसके बाद भी अगर आपको आरोप लगाकर कोई लाभ मिल जाए, अगर आप कांग्रेस एक सीट पर सीमित रह गई है ना सर, एक सीट पर उत्तर प्रदेश में, अगर आपकी सीटें बढ़ जाए आरोप लगाने से, तो आप लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। यूपी में मंत्री तो बढ़ गए हैं, लेकिन क्या अब वोट भी बढ़ेंगे? ये सवाल लगातार यहाँ पर बना हुआ है और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इससे पहले जो गंभीर आरोप लगा रहे थे प्रेम नारायण सिंह जी, इस पर अनिल गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे थे। अनिल गर्ग जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले शाही जी, 4 मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने इस दौरान योगी कैबिनेट के विस्तार पर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शपथ के सामने दूसरी शपथ, हम बेरोजगार, पेपर लीक से प्रताड़ित, नौकरी के लिए भटक रहे युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए ये शपथ लेते हैं कि हम ऐसे दलों को ही वोट देंगे जिनका लक्ष्य नौकरी रोजगार देना है। देखिए, अखिलेश यादव जी भूल जाते हैं 12 से 17 तक उनकी सरकार रही और 2 लाख नौकरी नहीं दे पाए थे, तो क्या शपथ लेंगे वो लोग? 2 लाख नहीं दे पाए थे। और इधर जो ये घटनाएं हुई हैं, ठीक है, कुछ गलत लोगों ने ये घटनाएं की हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। युवाओं के साथ कई खिलवाड़ नहीं, सारी परीक्षाएं रद्द की गई। जो कोर्ट से करना होता था वो सरकार ने कर दिया। कोर्ट में जाने का और समय बर्बाद करने का कई युवाओं के साथ सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने समय नहीं खराब किया। परीक्षा रद्द, फिर से 6 महीने के अंदर परीक्षा होगी। वो तो सर अभ्यर्थियों को हंगामा करना पड़ा, उनको प्रदर्शन करना पड़ा ना। आप भी भली भांति जानते थे इस बात को कि कहीं ना कहीं चुनावों पर इसका असर पड़ सकता है। ऋषि जी, आप लोग तो पहले कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, इसकी क्या गारंटी है? ऋषि जी, तो बगैर जांच के कैसे कोई कह सकता है? जांच होगी, उसमें अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अभी बहुत कुछ खुलासे होंगे। लेकिन कोर्ट नहीं जाना पड़ा उनको। उन बच्चों को पहले भी प्रदर्शन होते थे, लेकिन वो बच्चे कोर्ट जाते थे, कोर्ट में 6 महीना, 2 साल, 3 साल चलता था, तब तक कई लोगों की उम्र निकल जाती थी। अभी 6 महीने के अंदर हम उसका पर्चा करा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सख्त उदाहरण है और सख्त कदम है पहले की सरकार। ठीक है, मैं एक प्रतिक्रिया जरा इस पर पूजा मिश्रा जी से ले लेती हूं। मैं आऊंगी, दूसरे पे भी आऊंगी पूजा जी, क्योंकि लगातार इसी मुद्दे पर सपा और कांग्रेस दोनों आपको घेर रही हैं। पूजा जी, शाही जी कह रहे हैं कि कोर्ट नहीं जाना पड़ा। अगर चुनाव नहीं होता तो कोर्ट भी जाना पड़ता, इतना हंगामा नहीं बस होता तो कोर्ट भी जाना पड़ता। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर हक लेने के लिए जब से जो योगी सरकार आई हुई है, आपको तो प्रदर्शन भी करना पड़ता। मैं बार बार कहती हूँ, इको गार्डन जो है, बीजेपी के प्रवक्ता एक बार जाएं, इनको इको गार्डन में जगह नहीं मिलेगी घूमने के, तो हर जगह प्रदर्शनकारी बैठे रहेंगे। आप चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो कोरोना काल में सर्विस दिए हुए
उनका मानदेय नहीं आया है। जो रोजगार सेवक है वो जो है धरना पे बैठे हुए हैं। मैं इसे जवाब देना चाहूंगी, जो है हमारे जो है बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी बेटी उसका कल, ये जो समाजवादी पार्टी की योजना थी, तो जो आपकी सरकार की योजना है, उड़ान योजना, उस्ताद योजना, शादी सगुन योजना, ठीक है, सीखो और कमाओ योजना, ये सारी जो है आपने नहीं दे रखी हुई है। ये सारी योजना सिर्फ आप मुस्लिम को दे रहे हैं, ठीक है, आप जो एक समुदाय को दे रहे हैं। आप बोल रहे थे तो आप करें तो सही है, मतलब अगर दूसरी सरकारें कर रही है तो वो गलत है। ठीक है, बात कर रहे हैं रिजर्वेशन सिस्टम कहाँ से आया? रिजर्वेशन सिस्टम इसीलिए आया ना कि जो पीछे रहे उसको लेके आगे आया जाए। कोई भी सिस्टम में आया हुआ है, आपको हमारी एक योजना जो है दिख रही किसी का पक्षपात कर रही है। आप इन योजनाओं पर क्या जवाब देंगे? आप बताइए। आपका जो है ईद योजना, इसमें तो चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ वो हिंदुओं के लिए है क्या? उसमें मुस्लिम लड़कियां नहीं है, मुस्लिम बहनें नहीं है हमारी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी योजना, अरे आपकी योजना है, आपने उसमें लिखा है कहीं कि जो है उसमें कोई आप दिखा दीजिए ना, बिल्कुल लिखा हुआ। आप पता करिए, आप योजनाएं हिंदू लड़कियों, मैं बिना पढ़े नहीं बोल रही हूँ। मैं बीजेपी के प्रवक्ता जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी बेटी, मैं बिना पढ़े नहीं बोल, मैं बिना तथ्य के बोलूंगी नहीं। आप दिखा दीजिए ना, मैं कह रहा हूँ। तो मतलब कुल मिलाकर अब योजनाएं भी हिंदू और मुस्लिमों में बट गई हैं। पूजा जी, आप ये कहेंगे? बांटा है आप पूछिए, आपको भेजिए पर कह रहे थे कि सारी योजनाएं सबके लिए, हमारी सरकार सारी योजनाएं सबके लिए। कम से कम देश आपके चैनल के माध्यम से जान हमारी बेटी को आप मतलब बेटियों को दिया जा रहा है, तो आपने जो है उसको डिवाइड किया, तो हमने बस गिना दिया कि आप भी कर रहे हैं ऐसा। जब आपका कार्य अच्छा है तो हमारा कार्य कैसे गलत हो गया? रेशु जी, अपने टीम से कहिए एक योजना, उड़ान योजना के बारे में आप कह रही हैं कि अगर बीजेपी का कार्य अच्छा है तो हमारा कार्य कैसे गलत हो गया? तो आप लोग अपने कार्यों का सही से बखान नहीं कर पाते हैं ना पूजा मिश्रा जी। जिस तरीके से बीजेपी बखान करती है, आपको भी बखान करना चाहिए। और अभी से लग जाएंगे तो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है, इनका तो टारगेट है कि अब की बार 400 के पार। आप भी अपना टारगेट तय कर लीजिए। कांग्रेस तो 24 है और ये लोग भी डबल सही कहा कि हमने जो क्या किया ना, क्या कीजिए 1094 करोड़ जो है खर्चा नहीं किया प्रचार पे। हमें कम से कम उसका हाथ तो कर देना चाहिए, पर क्या करें, हमारे पास इलेक्ट्रोल बॉन्ड भी नहीं था, हम कहाँ से करते? उसको करने के लिए तो हमारे पास होना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसी चीजें जो बीजेपी के पास में है। तो इन्होंने 1094 करोड़ जो है कर दिया प्रचार में खर्चा, बता दिए कि हाँ ये चीजें आज भी यही कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं समस्त देश जो है हमारा परिवार है। क्या आपका परिवार नहीं है? अच्छा, ये बताइए आप कह रहे हैं कि आपके पास प्रचार के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसलिए आप ठीक से प्रचार नहीं कर पाते हैं। तो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तब पैसा था क्या? आप लोगों के पास पैसा आया था कहीं से? ये तो जो है आपको ज्यादा पता होना चाहिए। आप बताइए ना, आप आरोप लगा रही हैं तो आप बताइए, मैं तो आप ही से पूछ रही हूँ। ये आया है, खुल के बाहर आया हुआ है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा ये गलत है। मैं कहाँ कह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने डाटा दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है गलत कर रहा है, आप गलत कह रहे हैं कि हम कह रही हैं, हम कहाँ कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को गलत बोला है और इलेक्शन कमीशन का डाटा है कि आपने जो है हजारों करोड़ रुपए जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड से लिया हुआ है। कोई चीज गलत है और उससे वहाँ से पैसा आया हुआ तो कहाँ से सही हो गया? चलिए ठीक है। मैं दो जवाब देना चाहता हूँ रेशु जी, आपकी इजाजत हो, 2 जवाब दे लूँ। जी शाही जी, बिल्कुल परमिशन है। एक पूजा जी का अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पर शायद कुछ कह रही थी, और दूसरा मैं अपने कांग्रेस के भाई का जवाब देना चाहता हूँ। कांग्रेस के भाई ने कहा 205 लाख करोड़ आपने बोला। भाई 2004 से पहले हमारी सरकार थी, उसके पहले 56-53 साल ये लोग रहे, 43 साल 10 साल इधर रहे। आजादी से 2004 तक 17 लाख करोड़ का कर्जा था देश में। 2004 से 2014 तक 55 लाख करोड़ का कर्जा हुआ। विकास कहाँ रहा? 11वीं अर्थव्यवस्था थी, फ्रेजाइल 5 में थे, सब कुछ था। 3 किलोमीटर सड़क नहीं बनती थी। आज 2,05,000 करोड़ है, जिसमें 65 लाख करोड़ जो है वो प्रदेशों का कर्जा है। अब विदेशी कर्जा उतना नहीं है जितना ये लोग प्रचारित करते हैं। 37 किलोमीटर रोज सड़क बन रही है। मैन्युफैक्चरिंग में हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। अब हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल से निकलकर टॉप 5 में पहुंच चुकी है। तो देश का विकास जो हुआ है तो उसमें उस कर्जे का भी योगदान होता है। लेकिन वो जो
4 गुना बढ़ा था, 17 से 55 हुआ था। उसमें क्या क्या तब्दीलियां हुई थी, क्या विकास हुआ था? सोना गिरवी रखने का कार्यकाल जो है प्रेम नारायण सिंह जी के सरकार में ही हो चुका है देश में। ये बहुत कुछ हो चुका है। और सपा की प्रवक्ता ने जो कहा उसमें भी आते हैं कांग्रेस वाले। मैं कह रहा हूँ कि चलिए हम कह रहे हैं 6,000 करोड़ हम आऊंगी मैं प्रेम नारायण जी आपके पास। जी 6,000 करोड़ हमको पैसे मिले हैं और आज स्टेट बैंक ने कहा है कि हम जो है जून तक हम दे देंगे। लेकिन कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। 1133 करोड़ कांग्रेस को मिला है। भाई यही घोषित कर देते कि हम कहाँ से लाए हैं, विरोध कर रहे थे ना, घोषित कर दें। 1,000 करोड़ तृणमूल कांग्रेस को मिला है, वो भी नहीं घोषित कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे भाई? हम तो मान रहे हैं 6,000 करोड़ मिला है, एसबीआई हमारा घोषित करेगी, न्यायालय का फैसला आया है। लेकिन जो विरोध करने वाले हैं वो क्यों दबा के बैठे हैं? पूजा जी आप पूछिए आपके इंडिया अलायंस के सदस्य से। 1133 करोड़ कांग्रेस और 1,000 कुछ करोड़ तृणमूल कांग्रेस, दोनों से कराइए ना बाहर। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। इलेक्शन कमीशन ने सबका डाटा दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने सबका डाटा दिया हुआ है। पूजा मिश्रा जी आऊंगी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन प्रेम नारायण जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। जी साई जी जब बोलते हैं तो खैर इनकी कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की कुछ लाइनें सिखा के भेजी जाती हैं, उसी पे वो चलने लगते हैं। जो 205 लाख करोड़ की बातें आप कर रहे हैं, तो पहली चीज आपको स्वीकार तो किया कि देश की आजादी से लेकर के और बीजेपी की गवर्नमेंट के पहले तक मात्र 17 लाख करोड़ का कर्ज था। उस दौरान अगर आप पढ़े लिखे हैं या जो लोग भी, चूंकि एपीएन न्यूज बहुत सम्मानित चैनल है, इसको जो पढ़े लिखे लोग देखते हैं उनको पता है कि इस देश के अंदर एम्स से लेकर आईआईटी से लेकर के देश का नालियों से, अरे सुन लीजिए साई जी, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, वही आ रहा हूँ। ये भी सिखाया गया है आपको कि जब कोई सवाल जवाब करे तो आप बीच में बोलिए, अगर एंकर डिस्टर्ब ना करे तो आप कर दीजिए। मैंने पूछा कितने? इस देश के अंदर विद्युत की व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य से लेकर गाँव विद्यालय, गाँव अस्पताल, गाँव, इस देश को उस स्थिति में जहाँ खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था, तन पर कपड़े नहीं होते थे, सारी व्यवस्था किसने की? कांग्रेस पार्टी सरकार ने की। अब ये आरोप लगाते हैं इसके पास इतना आ गया, उसके पास। आप बताइए इस देश को कि स्टेशन के बाहर 6.5 लाख रुपए का सब्जी पॉइंट बनवा रहे हैं। ठीक है सर, कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, हम मानते हैं और सब स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस ने, ठीक है सर, कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज कांग्रेस की ये स्थिति क्यों आ गई है सर? अरे वही चीज है, जब मैं बोल रहा हूँ उस समय एंकर बीच में बोलते हैं, आप ये मत बोलिए, ये बताइए। अरे सर आपने अपनी बात कंप्लीट कर दी, उसके बाद मैंने आपसे सवाल पूछा है। आप इतने क्यों परेशान हो जाते हैं, इतना हतोत्साहित क्यों हो जाते हैं? राहुल गांधी से कुछ सीखते नहीं है क्या? उनसे प्रेरणा नहीं लेते हैं क्या? वो तो हमेशा कहते हैं कि मैं तो मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, इतने प्रेम से वो बात करते हैं। आप क्यों परेशान हो जाते हैं सवाल पूछने से ही? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप चौथा स्तंभ है। मैं ये कह रहा हूँ आपको चाहिए, गारंटी से कह रहा हूँ आपने नहीं किया होगा, आपको एक डिबेट करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि आप कहते सबका साथ सबका विकास कर दिया आपने, तो आखिर इस देश में आज की जो स्थिति है, इस देश में पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख रुपए का कर्जा लेकर पैदा हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर नेहरू जी जिम्मेदार है। आप जब ये कहते हैं कि हमने देश को विकसित बना दिया, फिर 80 करोड़ लोग आपके 5 किलो राशन पर क्यों मोहताज हैं? आप कहते हैं ज्ञान से गरीबों का आपने कल्याण किया है, तो फिर भैया लोग कौन है जो 80 करोड़ अनाज पर है? आप युवाओं के साथ जा रहे हैं, तो फिर ये 200 करोड़ रुपए का जो आपने अभी हाल में ही घोटाला होगा, उन छात्रों के साथ कौन सा न्याय है? ये न्याय जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप युवाओं का। चलिए ठीक है, आप लोग न्याय की बात कर रहे हैं और अनिल गर्ग जी बहुत देर से हमारे साथ इस चर्चा में बैठे हुए हैं, और उनसे अगर सवाल नहीं किया तो कहीं ना कहीं उनके साथ ही अन्याय हो जाएगा। अनिल गर्ग जी, आप बहुत देर पहले बोलना चाह रहे थे प्रेम नारायण सिंह जी के सवाल पर। मैं अभी दो चीजें अपने कांग्रेसी और बीजेपी के साथ ही दो वाशों पे बात कर रहे थे। एक 80 करोड़ जो लोगों को राशन मिलता है 5 किलो, उस पर बात कर रहे थे, और दूसरा बार बार देश पे बहुत ज्यादा कर्ज है, इस पर चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है, माफी के साथ कहना चाहता हूं, हमारे जो तीनों पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ये शायद इसको ठीक से स्टडी करके नहीं आए। सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कर्ज है किसी देश के ऊपर
तो वो अमेरिका है। आपको मालूम होगा, मेरे कांग्रेसी साथी को भी मालूम होगा और भाजपा और सपा के साथी को भी मालूम होगा। और सबसे नंबर 1 जीडीपी भी उसी की है, 25 ट्रिलियन से ज्यादा उसकी ज्यादा जीडीपी है। देखिए, किसी देश को कर्ज कितना है ये मायने नहीं रखता। मैं एक दूसरे आसान शब्दों में बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा व्यापारी वर्ग से इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है मेरी बात ठीक से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। लेन देन में लेना कितना है, देना कितना है, ये बिजनेस की सफलता पर निर्भर करता है। अगर देना है वो गलत नहीं है, लेकिन लेना भी कितना है, आपका नेट एसेट्स कितना है, ये इस पर निर्भर करता है। ऐसी कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो लोन नहीं लेती? सारी बड़ी कंपनियां लोन लेती हैं, लेकिन लोन लेने से पहले ये भी देखा जाता है कि उस कंपनी को कितना लोन दिया जाए, डिजर्व कितना करती है वो। तो आप ये देखिए, कांग्रेस के टाइम में देश कितना डिजर्व करता। आईएमएफ की रिपोर्ट कैसी थी, मूडी की रिपोर्ट की रेटिंग क्या थी, कितना हमें लोन मिल पा रहा था और कितना लोन हम ले पा रहे थे, एक पॉइंट है। दूसरा, लोन तो हमने लिया, लेकिन हमारे एसेट्स बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? जो अभी बोला कि हर व्यक्ति पे 1.5 लाख का कर्जा है, लेकिन नेट एसेट्स कितने हैं वो भी तो बताओ। कर्जा तो आपने गिनाया और मैंने बताया जो देश की सबसे विकसित। आप बोलिए प्लीज। नहीं, आपने चूंकि कहा कि आप व्यापारी वर्ग से हैं और आपने कहा कि विश्व में सबसे अधिक कर्जा अमेरिका के पास है। थोड़ा सा आप इस सम्मानित चैनल पर यह भी बताइए, अमेरिका ने अपनी जीडीपी का कितने प्रतिशत कर्ज लिया हुआ है और हिंदुस्तान के ऊपर जीडीपी का कितने प्रतिशत कर्जा? थोड़ा सा कर्ज अपनी जीडीपी से ज्यादा है, मैं आपको बता देता हूँ, उनका कर्ज अपने जीडीपी से ज्यादा है। उसके बाद आप बोल लीजिए, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मेरे को लड़ाई भी नहीं करनी है इस बारे में। मैं आपको फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर, मेरा काम है फैक्ट बताना। अगर आप समझ लेंगे आपके काम आएगा, नहीं समझना चाहते आपकी मर्जी। अमेरिका के ऊपर जो कर्ज है उसकी जीडीपी से भी ज्यादा कर्ज है, ये मैं आपकी बात में हाँ करता हूँ। लेकिन आज भी मुझे बताइए दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी कौन सी है? यूएसए। सबसे ज्यादा विकसित देश कौन सा है? यूएसए। सबसे ज्यादा पैसे वाला देश कौन सा है? यूएसए। आप क्या बात कर रहे हैं? फोकस भारत पर रखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव भारत में हो रहे हैं और उसकी तैयारी पर आप लोग सोचिए कि कैसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आ सकते हैं। यूपी में योगी मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया है। 2 बीजेपी तो 2 सहयोगी दलों से मंत्री बनाए गए हैं और इसी को लेकर कर रहे हैं चर्चा कई विशेष अतिथि लगातार पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल गर्ग जी, हाल ही में एनडीए का घटक बने रालोद को भी मंत्रिमंडल में जगह देकर एनडीए ने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपने सामाजिक आधार को और मजबूत करने की कवायद की है। वहीं गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से विधायक सुनील शर्मा को योगी कैबिनेट में जगह देकर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। इस कदम का फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले देखिए कि जो एनडीए है ये क्या नैरेटिव सेट कर रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में ऑटोमेटिकली राजनीतिक नैरेटिव कैसा है। आप देखिए, एसपी ने बहुत पहले आरएलडी के साथ अपने गठबंधन की चर्चा की और उसको 7 सीटें देने की पेशकश की। उस ऑफर को ठुकराकर आरएलडी ने एनडीए गठबंधन में मात्र 2 सीटें लेने पे भी खुशी जाहिर की। क्योंकि नैरेटिव ये सेट हो रहा है कि आरएलडी को लगने लगा कि एसपी के साथ 7 सीटों पर लड़के हारने से अच्छा है, पिछला रिकॉर्ड ये बताता है 2 सीटें एनडीए से लेकर 2 सीट को जीत करके 2 सदस्य लोकसभा में पहुंचाए जाए। ये नैरेटिव सेट करने में एनडीए कामयाब रहा है कि एनडीए से लड़ोगे तो जीतोगे और इंडी गठबंधन से लड़ोगे तो हारोगे, पहली बात। दूसरी बात, मैंने अभी आपको पीडी और ज्ञान की बात बताई। पीडीए में कहीं भी सवर्ण का कोई उल्लेख नहीं है। मेरी 2 छोटी बहन जो मर्जी बोले, सपा की जो साथी है, लेकिन कहीं नहीं है। उन्होंने नकार दिया है, ना उनको ब्राह्मण वोट चाहिए, ना ठाकुर चाहिए, ना बनिया चाहिए। ये भी एक संदेश देने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, ये सुनील शर्मा जी को बनाकर कि वो सबका विकास कर रही है। अगर वो दलित के साथ है, गरीब के साथ है, युवा के साथ है, अन्नदाता के साथ है, तो सबके साथ है, तो अगड़ों के साथ भी है। तो ये जो संदेश है, ये एक तरह से श्रम मानने जाएगा कि वो सबके लिए सोचती है, सबके लिए काम करती है और सबके वोट की हकदार है। तो ये दोनों संदेश बहुत क्लियर है और उनका जो टारगेट है कि इस बार हम 80 में 80 जीतेंगे, तो मुझे लगता है 80 तो नहीं जीतेंगे, लेकिन ये भी तय है कि वो 2014 का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस किया गया है और यही कारण रहा क्या कि आज जो 2 मंत्री बनाए गए हैं वो दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं।
नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशेष इसलिए भी कहा कि अगर आप माना जाए पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पार्टी कमजोर नजर आती थी, किसी भी कोई हल्कापन नजर आता था भाजपा को, तो उसको पश्चिम उत्तर प्रदेश से नजर आता। लेकिन उसके बावजूद 2019 में जब आरएलडी साथ नहीं तो भी उन्होंने सारी सीटें जीती थी। वो सीट जितना हारना उससे कनेक्ट नहीं है, लेकिन पश्चिम इसका आरएलडी को साथ रखने का फायदा सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है। आरएलडी का जो चौधरी चरण सिंह का बहुत बड़ा नाम रहा है, उसकी वंशावली होने के कारण आरएलडी के साथ लोगों की संपत्ति है, किसान भाइयों की संपत्ति है, जाट भाइयों की संपत्ति है, और एक बड़ा वर्ग जो हरियाणा में है, राजस्थान में, वो भी इनका समर्थक है। तो मुझे लगता है ये सभी तरह के साथ तथ्य लेके साथ चल रहे हैं और इसका लाभ आने वाले चुनाव में इनको निश्चित रूप से मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पूजा मिश्रा जी, क्योंकि देखिए जब सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही थी तो अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए सबसे पहले सीट शेयरिंग में 7 सीटें आरएलडी को ही दी थी, लेकिन उसके बाद भी आपका साथ छोड़कर जयंत चले गए और अब कहीं ना कहीं एक इनाम भी मिला है, क्योंकि उनकी पार्टी के एक विधायक को इस दौरान मंत्री भी बना दिया गया है। तो आप लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि आप लोग इतनी सीटें भी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके जो सहयोगी हैं वो आपको छोड़कर जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? अब इसके पीछे कारण जो छोड़ के जा रहे हैं वही बहुत बता पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको सम्मान दिया और जयंत चौधरी जी जो है किसान नेता रहे, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र हैं। हम लोग मानते थे कि जो है जो किसान के समर्थक है वो किसान के साथ खड़े रहेंगे। बीजेपी ने जो है अजय मिश्रा जी को फिर से टिकट दे दिया, जो कि लखीमपुर किसी के जो किसान थे उनके हत्या के आरोपी बेटे हैं, पर फिर भी जो है उनको टिकट दे दिया। अब जयंत चौधरी जी वहां पे क्यों गए और उन्होंने अपने पिताजी के आदर्शों को फॉलो करना नहीं जरूरी समझा, तो इस पे वही जवाब दे पाएंगे जो हमें लगता है। वो समाजवादी पार्टी ने सबको सम्मान दिया है और हमेशा देती रहेगी। लेकिन सवाल तो यही है ना कि इतना सम्मान देने के बाद भी क्या वो सम्मान उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से छोड़कर जा रहे हैं, या लग रहा है कि मोदी की लहर है, मोदी की गारंटी है, तो यहाँ पर रहेंगे तो हो सकता है स्थिति डामाडोल रहे, इसलिए वो बीजेपी में जा रहे हैं? अब इसका जवाब तो वही बेहतर दे पाएंगे कि जो उनको सम्मान अच्छा लगा कि या फिर बीजेपी से क्या मिल जा रहा है। अभी आप कह ही रहे हैं उनको जो है मिल ही गया है, वो है टीम का एक विधायक मंत्रिमंडल में चला गया। कहना चाहता हूँ जो पूजा जी जिसका जवाब नहीं दे रही, ये बात ठीक है कि आरएलडी को और जयंत चौधरी को सम्मान की अगर बात की जाए तो जो एसपी गठबंधन के साथ मिल सकता था वो एनडीए गठबंधन के साथ नहीं मिलेगा। एसपी के साथ वो बराबरी की बात करते थे, साथ बैठने की बात करते थे, साथ में सलाह मशवरा की बात करते थे, वो सम्मान उनको एनडीए में नहीं मिलेगा। एनडीए इतनी बड़ी दल है और आरएलडी बहुत छोटा हिस्सा है। लेकिन राजनीति जो आप दूसरी बात कह रहे थे, राजनीतिक फायदा देख के वो जयंत चौधरी ने पाला बदला है, सम्मान को छोड़ के नहीं। सम्मान तो जो एसपी के साथ था वो उनको कहीं मिल ही नहीं सकता, लेकिन राजनीतिक फायदा उनको नजर नहीं आया, उनको समझ में आ गया इस समय जो एसपी के साथ जाने का मतलब है चुनाव में तो आप जाएंगे लेकिन हार का सामना करना पड़ेगा और एनडीए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो है गलतफहमी फैल रही है। जो हमारे प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि आपके आकलन अब आप जो है वरिष्ठ हैं, ये स्थिति तो कांग्रेस में भी है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी जो रहे वो भी कांग्रेस का साथ छोड़कर और बीजेपी के पाले में चले गए। तो ये स्थिति प्रेम नारायण सिंह जी क्यों आ रही है? और जैसा कि शाही जी भी कह रहे हैं कि डूबती नाव में कोई सवार नहीं होता, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस डूबती नाव है? इसमें थोड़ा सा मैं फिर अपनी बात से हो सकता है मेरे शब्दों में थोड़ी बात लंबी चली जाती है। हमारा देश जब गुलाम हुआ, देश की गुलामी के बाद जब लड़ाई आजादी की लड़ी गई तो उसमें हर वर्ग शामिल हुआ। किसान भी जैसे जैसे उनको समझ में आया, किसान भी शामिल हुए, नौजवान भी शामिल हुए, सारे लोग शामिल हुए। उस बीच में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, अंग्रेजों से पार नहीं पाया जा सकता, तो वो जेल के अंदर से माफीनामा लिख के भेज देते थे और माफीनामा के माध्यम से या तो वो सरकार के साथ पश्चिम बंगाल में हो या कहीं हो गए अंग्रेजों के साथ मिलकर के सरकारों में शामिल हो गए या माफी मांग करके पेंशन पाने लगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय कहीं भी ये मंजूर नहीं किया। आपको जेल डालना जो करिए, हम संघर्ष के रास्ते पे। तो मतलब आज की बीजेपी की तुलना क्या आप अंग्रेजों से करना चाह रहे हैं?
नहीं, मैंने तो नहीं किया, आप कर रही है तो मैं नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, आप जिस तरीके से जो संकेत दे रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया। लगा है तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। मुझे लगता है आजादी से पहले की बात करना बेमानी है। मुझे लगता है इसकी बात नहीं करनी चाहिए। आजादी से पहले हर व्यक्ति नहीं एकदम करनी चाहिए। खिलाफ लड़ रहा मैं था। आऊंगी, शायद अगर संबंधों की बात की जाए, सर सुनिए, प्लीज सुनिए, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा। मैं वैसे अमूमन बीच में बोलता नहीं, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा सर, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा। एक सेकंड प्रेम नारायण जी, आपका तो नाम भी इतना अच्छा है, कम से कम नाम की तो गरिमा रखिए आप। सुन लीजिए प्रेम जी, आजादी से पहले की जो आप चर्चा कर रहे हैं ना, मेरे को एक बार बताइए, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को स्वीकार करने वाली कौन सी पार्टी थी जिसके तहत 1937 में चुनाव हुए, और उस चुनाव में अधिकतर प्रांतों में जिसकी सरकार बनी वो कौन सी पार्टी थी? आप गलत दिशा में ले आ रहे हैं। आप क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं, जिसकी बार बार आप चर्चा करते हैं वीर सावरकर की। मैं दावे से कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में वीर सावरकर से बड़ा देशभक्त आजादी का परवाना पैदा नहीं हुआ। आप क्या चर्चा करते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी नेहरू जेल में बैठते थे, लेटर टू डॉटर लिखते थे, वो अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल में कोलू पीसते थे। आप दोनों की जेल सजा एक जैसे मानते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस तरह की टिप्पणी ना करें। आप आज के मुद्दे पे आए। देखिए, बात अगर आपने शर्म की कर दी, ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है, शाही जी संक्षेप में जी आखिरी प्रतिक्रिया जी शाही जी। प्रेम जी थोड़ा धैर्य रखिए, दूसरों का नंबर आया है तो उनको बोलने दीजिए, समय का भी अभाव है। या तो आप बोलिए या शाही जी बोल दे रहे हैं। जी शाही जी, प्रेम जी धैर्य से सुनिए। इन्होंने आरोप लगाया तो जवाब सुनना पड़ेगा। एक पार्टी होती है कांग्रेस, आज भी है, पता नहीं कौन सी कांग्रेस है मुझे नहीं पता, लेकिन 1885 में उसकी स्थापना अंग्रेज ने किया, अंग्रेजों से लड़ने के लिए। एक ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों से लड़ने के लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना की, जिसका गुण गाते हैं कांग्रेस के लोग। क्योंकि कांग्रेस ये तो 69 में 69 में निकाल दी गई थी इंदिरा जी, और वो कौन सी कांग्रेस थी नेहरू जी की आज तो सोनिया जी की है, उसके बारे में नहीं। दूसरी जो माफी की बात कहा है ना, नाभा जेल से चिट्ठी जाती है, नाभा जेल में नेहरू जी बंद होते हैं, जो डाटा समय नहीं है, संक्षेप में प्लीज। नहीं मैं बता रहा हूँ, संक्षेप में वो माफीनामा लिखते हैं अंग्रेजों को, एक हफ्ते बाद उनका बाहर आते हैं। ये देशद्रोही गद्दार है कांग्रेस की भाई। चाइना में जाकर एमओयू साइन करते हैं राहुल गांधी, वो क्या करते हैं, चोरी पकड़ी जाती है। माफी चाहूंगी और समय नहीं दे पाऊंगी आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।